मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। हमारे खित्ते में हसास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मुस्तकिल जारी हैं और ये हैं भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ात जिसमें तेज़ी आती जा रही है, शिद्दत आती जा रही है। इसके बावजूद भारत इस मामले पे मुकम्मल खामोशी बरकरार रखा हुआ है, मगर दूसरी जानिब चीन की अफवाज जो कि भारत के मुताबिक उसके इलाक़ों में आके बैठ गई हैं, उन्होंने गलवान के में हसास चोटियों पर न सिर्फ कब्ज़ा किया बल्कि इस कब्ज़े को मुस्तहकम किया जा रहा है और इसके लिए यकीनन ख़ुद भारतीय मीडिया इसकी आगाही दे रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है कि अब चीन अपनी इन पोजीशंस को मजबूत से मजबूत तर कर रहा है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि इन्हीं वादियों की इन्हीं हसास चोटियों पर अब चीन ने देव क़ामत बोर्ड आवेज़ा कर दिए हैं, कह दिया है ये चीन का इलाका है और इस अंदाज़ के बोर्ड हैं जो कि सैटेलाइट से भी देखे जा सकते हैं। हसास पूरी सूरत हाल के अंदर अब भारतीय मीडिया दबी अल्फाज में और कहीं लाउडली कहती है कि क्यों नहीं भारतीय अफवाज चीन को पीछे धकेल रही है, मगर इसके बावजूद कि इस किस्म की बातें हम भारत में भी सुन रहे हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज चीनी अफवाज को बकौल उसके इलाके से पीछे धकेलना या गैर मुतनाज़ इलाके से पीछे खींचना तो दूर की बात है, उसने एक पत्थर भी चीन की तरफ नहीं फेंका है। दूसरी जानिब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल कौम से खिताब किया और कल भारतीय अखबार फिर शजदर रह गए कि कौम से खिताब में चीन भारत तनाज़ात, चीन भारत कैफियत और उस हवाले से जंगी माहौल बन रहा है उस पूरे इलाके में, उसका कोई जिक्र नहीं था। इस हसास मामले पर जो आज की अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। वादी गलवान में चीन और भारत की सरहद पर पेंगोंग झील के इलाके पर चीन ने फौजी तंसीबात कायम कर ली हैं। वहां अपना झंडा गाड़कर भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि चीन अपनी सरहद पर कभी समझौता नहीं करेगा। हालिया सैटेलाइट तस्वीर में लद्दाख की वादी गलवान में चीन की जानिब से की गई तामीरात को देखा जा सकता है। पिछले माह इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, मगर अब बंकर्स और फौजी साजो सामान के लिए स्टोरेज एरिया देखा जा सकता है, जिसके बाद इस हसास इलाके पर चीन ने अपनी पोजीशन और मजबूत कर ली है। गलवान वादी का ये मकाम स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है। यहाँ से चीनी फौजी थोड़ी ही फासले पर मौजूद भारतीय फौज की नकलो हमल पर नज़र रख सकेंगे। दरिया के साथ इस 9 किलोमीटर से ज़ायद के इलाके में चीन ने 16 फौजी कैंप्स कायम कर लिए हैं, टनल्स तामीर कर ली हैं और सैकड़ों फौजी गाड़ियाँ इकट्ठा कर ली हैं। की बहुत अहम डेवलपमेंट जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है, इस पर हम माहिराना तज़किया हासिल करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर करेंगे। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर और चीन में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, पाकिस्तान के नामवर सीनियर सफारतकार जनाब मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन आप जिस जगह पर हैं और आप माशाल्लाह सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इस पूरे खित्ते में ये एक बहुत बड़ी हिमालयाई डेवलपमेंट हो रही है, इन हिमालयाई चोटियों के आस पास, और ये जो ताज़ा तरीन कैफियत सामने आई है, ख़ुद भारतीय मीडिया ने कहा है कि चीन अब अपनी जड़ें वहाँ गाड़ रहा है। उसने कह दिया है वहाँ पर चीन के झंडे गाड़ दिए हैं, वहाँ बड़े बड़े देवकामत बोर्ड लगा दिए हैं और भारतीय इसको दूर से देख रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है लद्दाख के इलाके में। आप इसको कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, गुज़श्ता बरस जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त को गैर कानूनी इक़दाम किए, उसका हौसला इतना बढ़ा कि उसने 31 अक्टूबर को पूरे के पूरे इलाके का नक्शा तब्दील करने की नाकाम कोशिश की। उसने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज़ करार दिया और जाली नक्शे जारी किए
اور اس میں لداخ کے پورے علاقے کو ہندوستان کی ریاست کا حصہ دکھایا جغرافیائی اعتبار سے، اور اسی طریقے سے جموں و کشمیر کو جو مقبوضہ علاقہ ہے اسے بھی ہندوستان کا ریاست کا حصہ دکھایا اور اسے ریاستی حدود میں شامل کیا۔ یہ چیز جو ہے چین کے لیے قابل قبول نہیں تھی، انہوں نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا، اختلاف بھی کیا، اور سلامتی کونسل میں ایک اجلاس کروایا، پاکستان کی سہولت کاری انہوں نے کی، اور وہاں کشمیر کے اوپر اجلاس ہوا 50 سال کے بعد۔ تو یہ جنگ جو ہے ایک اعتبار سے کشمیر کے بارے میں بھی جنگ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میں صدر آزاد کشمیر ہوں اور آزاد کشمیر میں بیٹھا ہوا ہوں، بلکہ جو لداخ میں اقصی چین ہے، یا جو اس کے علاوہ جو چین اور پاکستان کے درمیان وہ حصہ جو سن 1963 میں ان کے حوالے کیا گیا تھا، یا جموں اور کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، لداخ، یہ سارے کے سارے ایک ہی اکائی ہیں، اور اس کے اوپر تنازع موجود ہے۔ ہندوستان نے اس تنازع کو اس طریقے سے دفن کرنے کی کوشش کی کہ اس نے پورے کے پورے علاقے کو اپنے ساتھ منسلک کر لیا۔ تو اس وقت جو آپ تصادم دیکھ رہے ہیں بہت بھیانک تصادم ہے، کیونکہ اگر آپ سیٹلائٹ پکچرز دیکھیں تو دونوں طرف جو ہے صف بندی اور صف آرائی ہو رہی ہے، اور چین بھی جو ہے اپنے فورسز کو ڈپلوائے کر رہا ہے، ادھر ہندوستان بھی جو ہے جیسا کہ آپ نے ابھی ابتدائی میں بتایا کہ کس طریقے سے کنسٹرکشن کر رہا ہے، فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ چین جنگ نہیں چاہتا، نہ تصادم چاہتا ہے، لیکن ہندوستان کے ناجائز قبضے کو بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور ہندوستان جو ہے نہ اس میں طاقت ہے اور یہ فرمائیے نہ گا ہی اس میں جذبہ ہے۔ چین کا جو دعویٰ ہے یہ کہ ہمارے عام ناظرین کے لیے ہم ان کو آگاہ کرنا چاہیں گے، کیا لداخ کے پورے علاقے پر ہے، یا اس کا جو یہ تنازع کتنا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ ایک بات تو واضح ہے کہ لداخ کا وہ حصہ جو 5 اگست سے پہلے جو ہے جس حالت میں تھا، اس کے اوپر چین کا کوئی کلیم نہیں ہے، لیکن جو لداخ کے جہاں آج کل جنگ ہو رہی ہے، اس کے بعض حصوں پہ جو لائن آف ایکچول کنٹرول جو ہے اس کی حد متعین نہیں ہو سکی، اسی لیے اسے لائن آف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اس کے بعض علاقے ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، پینگانگ سو لیک جو ہے، اور جو یہ دوسرا علاقہ ہے وہاں کو 8 فنگرز ہیں، اور دوسرا گلوان ویلی ہے، ہاٹ سپرنگز ہیں، یہ سارے کی ساری جو لائن جاتی ہے اس کے اوپر تنازع موجود ہے۔ جہاں تک اقصی چین کا تعلق ہے وہ اس کے چین کے قبضے میں ہے، اور ہندوستان کہتا ہے کہ وہ ان کی ریاست کا حصہ ہے۔ یہ متنازع بات ہے، لیکن اصل جو تنازع ہے وہ یہ ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول کہاں ہونی چاہیے۔ کہ یہ پہاڑ کی ان پہاڑی چوٹیوں کی اہمیت کیا ہے، جو دنیا کی 2 سب سے بڑی آبادی والے اقوام ہیں، نیوکلیئر ملک ہیں، وہ جنگ پر بھی آمادہ ہو رہے ہیں، ان کی اہمیت تو بتائیے کہ دور دراز اونچی پہاڑی چوٹیوں کی، ان نوکیلی چوٹیوں کی حیثیت اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ دونوں علاقے اور سارے علاقے بڑے اہم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقصی چین جو ہے وہ چین یہ کہتا ہے کہ وہ شنچیانگ کا حصہ ہے، اسی کے ساتھ ملحق ہے تبت جس کو ہندوستان متنازع علاقہ بتاتا ہے، اور اس کے جو دلائی لاما ہیں یا ان کے مہاجرین ہیں وہ آ کے ہندوستان میں آباد ہوئے تھے، لیکن چین کا یہ موقف ہے، اور یہ بات درست بھی ہے کہ تبت جو ہے اس کی ساورن ٹیریٹری کا حصہ ہے۔ یہ جھگڑا جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان اور چین کے درمیان ہے، لیکن پیغامات براہ راست واشنگٹن کو جا رہے ہیں۔ واشنگٹن نے ہندوستان کو تھپکی دی تھی کہ آپ چین کا راستہ روکیں، ان کے BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا راستہ روکیں، چائنا پاکستان اقتصادی راہداری کو سبوتاژ کریں، تو ہندوستان وہ فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور وہ چین کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا، خاص طور سے کووڈ-19 کے بعد جو ساری دنیا میں معاملات الجھے اور امریکہ نے چین کو مورد الزام ٹھہرایا، تو اس نے ہندوستان کی مدد سے وہ ایشیا پیسیفک ریجن ہو یا یہ جو ہے یہ جو سارے کے سارے ان کے متنازع لائن آف ایکچول کنٹرول ہے، اس کے ذریعے چین کے ارد گرد گھیرا باندھنا شروع کر دیا، اور اس کا جواب دیا ہے چین نے۔ تو جواب اس نے بیک وقت جو ہے ہندوستان کو بھی دیا ہے، امریکہ کو بھی دیا ہے، آسٹریلیا اور جاپان کو دیا ہے۔ آسٹریلیا اور جاپان کا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ ہندوستان اس گروپ کو کہتا ہے کوڈری لیٹرل گروپ یا کوڈ، یہ 4 ممالک جو ہیں جو BRI کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جی تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ جواب جا رہا ہے۔ میں ان کا تقابل کر رہا تھا، یعنی جو جنگیں ہیں وہ قومیں لڑتی ہیں، مشینیں نہیں لڑتی۔ ہم دونوں طرف جو اسلحہ گن سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، ان کے پاس کتنا اسلحہ ہے، لیکن
भारत जो है उसने सन 1962 से अब तक कोई जंग नहीं लड़ी, और उसके बाद उसको इस बात पे भरोसा है कि जिस तरीके से बॉलीवुड में फिल्म बनती है इसी तरीके से उनके हीरो जाएंगे और वहाँ जो है चीनियों को शिकस्त दे देंगे। ऐसा होता नहीं है अमली ज़िंदगी में। मैं खुद चीन में रहा हूँ। तो भारत के समाज का हिस्सा है ये मजाकिया जो बॉलीवुड ने सिचुएशन क्रिएट कर दी है। हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि चीन जो है वो एक बड़ा अमन पसंद मुल्क है, तिजारत पसंद मुल्क है, मईशत पे फोकस करने वाला मुल्क है, वो इस हद तक जाए कि एक कशमकश में भारत के दर्जनों फ़ौजियों को हलाक कर दे और 200 के करीब को पकड़ ले, ये इस लेवल तक, यानी कि ये चीन से एक्सपेक्ट करना, जो कि एक बड़ी ओवरऑल एक अमन पसंद कौम है, ये बाकायदा बड़े सोच समझ के उनको ये कदम उठाना पड़ा होगा, और आफ्टर ऑल ये लास्ट रिजॉर्ट पे उनको इस किस्म का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करना पड़ा। बिल्कुल सही है। जो हिंदुस्तान की तोसी पसंदी को लगाम देना बहुत ज़रूरी था, यानी मकबूजा कश्मीर के ऊपर उसने एक मरतबा फिर कब्ज़ा किया, फिर उसके बाद जो है वहाँ जो क़यामत ढा रहा है वहाँ उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा कर, जो कश्मीरियों की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा कर रहा है, उनको बेदखल कर रहा है, उनसे जो स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया है। और दूसरी तरफ वो चीन उसी हौसले में चीन की तरफ बढ़ रहा था, और उन क्योंकि आपको ये याद होगा कि 5 अगस्त के बाद जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो इंतहा पसंद नेता थे, उन्होंने और उनके फ़ौजी कमांडरों ने ये बयान दिया कि हमारा अगला निशाना POK जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख है और अक्साई चिन है कि ये हम वापस लेंगे और जंगी ज़राए से वापस लेंगे। ये धमकी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के लीडर कई मरतबा दोहरा चुके हैं, तो इसलिए उसने एक ठोस जवाब दिया चीन ने, चीन के PLA ने। मैंने देखा है कि जो PLA में रहा वहाँ 8 साल जो चीन में, तो जो PLA है पीपल्स लिबरेशन आर्मी वो खालिस फौलाद है, जबकि ये जो हिंदुस्तान है ये इसकी फ़ौज के कई मसाइल हैं, और लिहाजा अगर ये मुतसादिम हुए तो वो किसी सूरत में जो है उसके ऊपर हिंदुस्तान जो है उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। यही वजह है ना खान दूसरी चीज़ साहब, शायद यकीनन यही वजह है कि इस कदर हजीबत के बावजूद, इतनी रुसवा कुन फ़ौजी शिकस्त के बावजूद मोदी खामोश है और भारतीय रियासत जो है वो बिल्कुल उसने चुप साधी हुई है। देखिए, मोदी इसलिए खामोश है मसलहत की वजह से, और अगर वो बोलेगा या मज़ीद हमला करेंगे या जवाबी कार्रवाई करेंगे या जिस तरीके से मशवरा दिया जा रहा है कि जनाब आप लड़ें चीन के साथ, तो उसका भी वही हशर हुआ था जो नेहरू का सन 1962 में हुआ था। वो नहीं चाहता कि वो उस लेगेसी का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया। मसूद खान, सदर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे फेसबुक पे मुसीबत आई हुई है। इल्ज़ाम यह है कि नस्ली मुनाफरत को रोकने की तहरीक का वो हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि हिमायत की है उसने नस्ली मुनाफरत की इनडायरेक्टली, और इसकी वजह से उसके लिए बहुत मुसीबत की कैफियत है और अरबों रुपए के इश्तहारात जो है वो फेसबुक से विड्रॉ हो रहे हैं। सोशल मीडिया से शिकायत जो बड़ी हैं उसका मरकज़ अब फेसबुक बन गया है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बात करते हैं छोटे से वाक़े के बाद। वेलकम बैक। फेसबुक शदीद मुसीबत का शिकार है। पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर यानी कि नस्ली मुनाफरत के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही है, और फेसबुक पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने नस्ली मुनाफरत रोकने की कोशिशों की हिमायत नहीं की, बल्कि उसकी एक इनडायरेक्टली हिमायत की है। एक इश्तियाल है फेसबुक के ख़िलाफ़, और अब इसका असर ये है कि दुनिया की मानी जानी छोटी की कंपनीज़ अरबों डॉलर्स के इश्तहारात जो वो फेसबुक पे जारी करती थी वो विड्रॉ कर लिए हैं। फेसबुक के ख़िलाफ़ इश्तियाल तेज़ी से फैलता जा रहा है, और फेसबुक बॉयकॉट जो है मुहिम वो फैल रही है, ख़ास तौर पे मगरिब में। ये पूरी सूरत हाल क्या है, इस पर एक निगाह डालते हैं। ट्विटर ने सदर ट्रंप की ट्वीट्स पर चेक लगाए, मगर फेसबुक ने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया जिस पर उसे तनकीद का सामना रहा, और अब फेसबुक पर इल्ज़ाम है कि इसने नस्ल परस्ती, तशद्दुद, झूठ और नफरत पर मबनी बयानियों को रोकने के लिए दुरुस्त किरदार अदा नहीं किया। फेसबुक के खिलाफ दुनिया भर की 200 से ज़ायद कंपनियां और इंसानी हुकूक की तंजीमें मुनाफे के लिए नफरत बंद करो या स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट मुहिम में शामिल हो गई हैं। इन कंपनियों ने गलत इत्तलात और नफरत अंगेज मवाद को कंट्रोल करने में नाकामी पर फेसबुक को इश्तिहारात न देने का फैसला कर लिया है। इन कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, यूनिलीवर,
होंडा, फोर्ड, कोका कोला, पेप्सी, स्टारबक्स, चॉकलेट जाइंट हर्शीज समेत खेलों का सामान और मलबूसात बनाने वाली जर्मन कंपनियां एडिडास फेसबुक के ख़िलाफ़ आलमी इश्तियाल, इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन करें डॉन न्यूज़ का मुमताज़ प्रोग्राम ज़रा हट के को होस्ट ज़रार खरोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया खरोड़ो साहब, आपने हमें फिर ज्वाइन किया है। फेसबुक पे फ़िलहाल तो ये एक आलमी इश्तियाल है, लेकिन फ़ेसबुक से शिकायत तो बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त जो मामला है उसमें फ़ेसबुक पे इल्ज़ाम ये है कि उसने उसको हवा दी है। एक आम हमारे नाज़रीन को ज़रा समझाइए कि ये फ़ेसबुक पे के ख़िलाफ़ इतना गुस्सा क्यों है? अच्छा देखिए, अभी जो मौजूदा जो सिचुएशन है वो तो जैसे आपने अभी दुरुस्त फरमाया, वो ब्लैक लाइव्स मैटर और अमेरिकन सियाह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद जो वहाँ पर इश्तियाल अंगेज वाइट सुप्रेमसिस्ट नाज़ी किस्म की जो वीडियोस वहाँ पर अपलोड की जा रही हैं, और ज़ाहिर है फेसबुक इनको अक्सर नहीं रोकता। अभी ये मसला बना हुआ है, लेकिन हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि जब म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा था, तशद्दुद तो बहुत एक छोटा लफ्ज़ है, उनकी नस्ल कुशी हो रही थी, तो इसमें भी वाया फेसबुक प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा हाथ था। यही फिनोमेनॉन हमने फिर श्रीलंका में भी देखा कि जब श्रीलंका में दहशतगर्द हमले हुए तो उसके बाद उसको एक बहाना बनाया गया, और वहाँ के जो राइट विंग बुद्धिस्ट मंक्स हैं उन्होंने भी ज़्यादा जो अपनी जो ऑर्गेनाइजिंग की और जो नफ़रतें फैलाई वो फेसबुक के ज़रिए फैलाई गई। अच्छा, अब पिछली इलेक्शन, अमेरिकन इलेक्शन में भी फेसबुक पर इल्ज़ाम लगे थे कि जी आप फेक न्यूज़, आप बिल्कुल आप इसको तोलते नहीं, आप इसको मौक़िफ़ जो हमेशा रहा है वो ये है कि हम कंटेंट छापते हैं, उसको हम नापते नहीं हैं। नापना हमारा काम नहीं है। आपने हमें पैसे दे दिए, हमने वो कंटेंट आपका अपलोड कर दिया, और हम यूजर्स पर भी कोई ऐसा पाबंदी नहीं लगाते। अच्छा, एक वक्त था कि लोग कहते थे कि सही है, ये तो फिर एक फ्री स्पीच का मसला है, लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि इसके नताइज क्या होते हैं, और एक्सट्रीम पर ले जाए तो इसके एक नतीजा इसका बाकायदा नस्ल कुशी भी है। तो यकीनन सोशल मीडिया कंपनीज सिर्फ हमें ये कह के नहीं टाल सकती कि जी हम तो एक क्लियरिंग हाउस है, हम पब्लिशिंग हाउस है, जो भी माल आ जाता है। खरोड़ो साहब, ये आपने बहुत अच्छा पस मंज़र बयान किया है, लेकिन एक आम पाकिस्तानी, एक आम ऑब्जर्वर की हैसियत से मुझे लगता है कि जब ये मुसीबत अंदर आई, यानी कि अब ये मामला अमेरिका के अंदर का है, पहले तो नस्ल कुशी म्यांमार में हो रही है या किसी और जगह हो रही है और किसी जगह तबाही फैल रही है और फेसबुक उसका माविन है, तो किसी को असर नहीं हुआ, किसी के माथे पे बल नहीं आया। लेकिन क्योंकि अब ये मामला ख़ुद अमेरिका का अंदरूनी मामला है, तो ये एक इश्तियाल ऐसा पैदा हुआ है और उसके जवाब में फिर अरबों डॉलर का नुकसान भी हो रहा है, और फेसबुक जो है वो अब अपनी सर छुपाने की जगह ढूंढ रहा है, इसलिए कि मामला अंदरूनी इश्तियाल है मगरिब का और अमेरिका का। जी हाँ, हमेशा ऐसे ही होता है ना कामरान साहब। अगर किसी और के घर पे आग लगी हो तो आप कहेंगे कि यार हाँ बहुत बुरा हुआ है, नहीं लगनी चाहिए आग, लेकिन आप फायर एक्सटिंग्विशर उसी वक्त खरीदेंगे जब आपके घर में आग लगे। तो अमेरिका के साथ भी ऐसे ही है, और ये कोई मतलब नहीं, ना कोई नई बात है और ना कोई ढकी छुपी बात है कि जब आपके घर पे एक सवाल आता है या आपके ऊपर सवाल आता है तो फिर ही आप एकदम जाग जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। मेरे कहने का मकसद था कि ये पहले भी हो रहा था, और बिल्कुल जैसे आप फरमा रहे हैं, क्योंकि अब उनके यहाँ हो रहा है, और अब क्योंकि अवेयरनेस भी एक तरह से ज्यादा वहां पर हो गई है, और स्पेशली खास तौर पर जैसे आपने देखा है जिस किस्म के मुजाहरे हो रहे हैं और जिस किस्म की बातें हो रही हैं, तो वो कहते हैं कि तो क्रिटिकल मैस क्या निकलेगा? खरोड़ो साहब ये बताइएगा कि ये जो मसला है ब्लैक लाइव्स मैटर, इसको फेसबुक कवर कर ले और इस हवाले से बीच में ना आए, तो या ये कि इसके वाकई दूररस कोई नताइज निकलेंगे जिससे सारी दुनिया को फ़ायदा हो? शिकायत तो पूरी दुनिया को है ना, ये सोशल मीडिया से, फेसबुक से। जी बिल्कुल, देखें जहां तक अगर हम सिर्फ फेसबुक की बात करें तो आपको याद होगा कि मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस ने भी तलब किया था, बाकायदा कांग्रेशनल कमिटीज बैठी थी और उनसे काफ़ी सख्त किस्म के सवाल पूछे गए थे, और ज़्यादा ये बात की जा रही है कि फेसबुक का इतना इन्फ्लुएंस है, शायद इतना इन्फ्लुएंस किसी और कंपनी का नहीं है ग्लोबल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका में तो है ही है लेकिन पूरी दुनिया में, और उस कंपनी पर सिर्फ एक बंदे का मुकम्मल कंट्रोल है। तो लोग तो कह रहे हैं कि यार ये तो वो जेम्स बॉन्ड का डॉक्टर नो किस्म का विलन बन सकता है ना, कि आपकी जो भी हकीकत आपको दिखाना चाह रहा है
وہ آپ سمجھنے لگیں گے. اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کامران صاحب کہ ایک رواج ہے صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ اگین پوری دنیا میں, خاص طور پر پاکستان میں تو ہے, کہ لوگ تصدیق نہیں کرتے. فیس بک پر ایک کوئی عجیب و غریب قسم کا ویڈیو دیکھ لیں گے, وہ سمجھیں گے کہ یہی حقیقت ہے. تو یقیناً میرے نظر میں اتنی طاقت, اتنی پاور کسی ایک بندے کے ہاتھ میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا فیس بک کو بریک اپ کر کے مختلف کمپنیز بنائی جائیں گی, یا مارک زکربرگ اپنے کنٹرول کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اب تک جو اقدامات لیے ہیں فیس بک میں وہ میری نظر میں ایک آئی واش ہیں. ایک وہ فیک نیوز کمیٹی بنا دی تھی, لیکن اس کو نہ کوئی اختیارات دیے, نہ ان کو کوئی کنٹرول دیا. تو یہ تو صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں ہم نے یہ سٹیپ لیا ہے, لیکن وہ سٹیپ کے پیچھے کچھ ایکچوئل ہوتا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیس بک پہ جو برائی آ رہی ہے, اور پہلے تو دیکھو تنقید کرنا ایک چیز ہے, لیکن ڈائریکٹ والیٹ پر ہٹ کرنا کسی بزنس مین کو, پھر ہی وہ اٹھ کے سوچتا ہے کہ یار شاید مجھے کچھ بہتر کرنا چاہیے. ادروائز آپ تنقید کر لیں, میں تنقید کر لوں, US کانگریس تنقید کر لے, مارک زکربرگ کے نیٹ پروفٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب جو یہ ملینز بلکہ پتہ نہیں بلینز آف ڈالرز کی ایڈورٹائزنگ اور انویسٹمنٹ جو لوگ ہٹا رہے ہیں, تو اب شاید وہ باقاعدہ حرکت میں آئیں گے. جی بہت بہت شکریہ. ذرا کھوڑو ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے ذریعے آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. وہ کیا معاملہ ہے پاکستان کا جس کو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے عذاب ہے؟ وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا, یہ ایک ناسور ہے. یہ معاملہ ہے پاکستان کا بجلی اور گیس سیکٹر, جسے انرجی سیکٹر کہتے ہیں. پاکستان کے انرجی سیکٹر کی تباہی کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ اس سے منسلکہ گردشی قرضوں کی تعداد اب اس غریب ملک میں 2200 ارب روپے ہو چکی ہے. 14 سال میں اس انرجی سیکٹر سے منسلک حکومتی مدد یعنی کہ سبسڈی کی رقم 3300 ارب روپے ہے. اور یہ رقم کیونکہ حکومت کے خزانے میں نہیں ہوتی, یہ قرضہ لے کے سبسڈی دی جاتی ہے, جس پہ صرف سود اب 2500 ارب روپے ہو چکا ہے. ٹوٹل معاملہ یہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 1000 ارب تک پہنچ چکا ہے. آپ اندازہ لگائیں. اسی لیے پاکستان کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ عذاب ہے. پاکستان کا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا. اسی عذاب کی وجہ سے پاکستان کو روزانہ 1 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے. مگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سال آ گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو وراثت میں یہ مسائل ملے تھے, لیکن 2 سال میں اصلاح کتنی کی ہے تو وہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بالکل نہیں کی. اور اس دوران گردشی قرضے تیزی سے بڑھتے رہے, تباہی کی تصویر پھیلتی چلی گئی, اور اس 2 سالوں میں بھی تباہی میں اضافہ ہوا ہے, اور شاید 2 گنا اضافہ ہو چکا ہے. یہ تباہی ایسی ہے جو پاکستان کے ایگزسٹنس کے لیے, پاکستان کی معاشی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اس حکومت کے دوران نہ اصلاحات کا کوئی سالڈ عمل دیکھنے میں آیا, نہ اصلاحات حقیقی اصلاحات دیکھنے میں آئیں. اسی طرح سے اس گیس بجلی سیکٹر کے نقصانات جاری ہیں, اسی طرح سے لائن لاسز جاری ہیں, اسی طرح سے جیسے کہ پچھلے 10 سال سے جاری تھی. ڈسکوز جینکوز پر بیوروکریسی کا قبضہ ہے, نجی سیکٹر کو اس کے قریب نہیں لایا گیا ہے. وہی پرانی روش, وہی پرانی روایات, وہی پرانا انداز, اور اسی انداز سے رس رہا ہے پاکستان کا خون انرجی سیکٹر کے ذریعے. کیپیسٹی پیمنٹس پہ پیسے لٹ رہے ہیں. IPPs کے ساتھ ابھی تک کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں ہے, اور یہ پاکستان کے سر پہ بوجھ ہو چکا ہے 1000 ارب سے زیادہ کا, معاف کیجیے گا 10,000 ارب سے زیادہ کا یہ ہو چکا ہے. اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان مسلسل اس کا ذکر تو کرتے ہیں, مگر اس ٹیم کے خلاف جس نے 2 سال میں ان کو اور قوم کو اس حوالے سے 1 انچ بھی ڈیلیور نہیں کیا ہے, اس کو برقرار رکھتے ہیں, جو ناقابل فہم ہے. یا تو یہ کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا, یا وزیر اعظم عمران خان اپنی حکومت کے دوسرے سال میں یہ نہ کہتے.
सेक्टर एक सबसे बड़ा इस मुल्क के ऊपर अजाब बना हुआ है। ये पावर सेक्टर का जो सारा कर्जा, ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे हमारे से पहले किए, इनहेरिट किया हम, ये हमें मिला है पिछली 10 सालों के अंदर। अब उस सेक्टर को ठीक करने के लिए टिंकरिंग विद द सिस्टम नहीं हो सकता, छोटे छोटे चेंजेस ही, इसमें बड़े ड्रास्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं आज यहाँ आपको खड़ा होकर ये कह रहा हूँ कि हम तैयार हैं अब उस ड्रास्टिक चेंजेस के लिए। जब भी आप चेंजेस करेंगे किसी सेक्टर के अंदर, जो लोग एक करप्ट निजाम से फायदा उठाते हैं, जिनको स्टेटस को कहता है, वो रेजिस्ट करेगा। जब तक हम अब ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की नागुज़ीर हो चुकी हैं, ये हमारे लिए अब ऑप्शन नहीं है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं और रिफॉर्म करेंगे दूसरे साल में कह रहे हैं। अब एक दिन की भी तसाहुल वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना कौम जो है वो उसके मुतहम्मिल हो सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान को ले डूबेगा ये मामला। वज़ीर आज़म यकीनन सियासतदान है, टेक्नोक्रेट मुशीर ख़जाना या वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख बिना लगी लिपटी ये बात कह रहे हैं, ये पाकिस्तान को ले डूबेगा। एक और जो बड़ा एक एरिया है जो पाकिस्तान के लिए तबाही का बायस बन सकता है, वो इस मुल्क का इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। और मुसलसल इस मसले को हल करने में हम एज अ कंट्री नाकाम रहे हैं। इसका जो सिम्टम है, जो मैनिफेस्टेशन है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है, वो सर्कुलर डेट है। तो क्या ये मसला हल हो गया है? नहीं हल हुआ है, ये अजाब है, ये मुल्क को ले डूबेगा। वो जहाँ पे खड़ा था वहीं खड़ा है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर की, जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारे मुल्क के लिए अजाब है। इस वक्त मुल्क में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बिजली बन रही है, जबकि 70% बिजली का कोई हिसाब किताब नहीं। पहले तो पैदावार के मुताबिक बिजली की तकसीम और तरसील का निज़ाम नहीं है, फिर काफ़ी बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की नज़र हो जाती है, या फिर हुकूमती सब्सिडी के नाम पर पसमानदा इलाकों या कबायली इलाका जात में मुफ्त तकसीम कर दी जाती है। पाकिस्तान में 10 डिस्कोस के 37% तक लाइन लॉसेस हैं। जून 2018 की एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जों का 44% हिस्सा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से बिलों की अदम वसूली की वजह से जमा हुआ है। बिजली की इन तकसीम कार कंपनियों पर 834 अरब रुपए के वाजिबात हैं, जिनमें 87% हिस्सा पेशावर की पेस्को, कोयटा की केस्को, हैदराबाद की हेस्को और सखर की सेप्को पर वाजिबुल अदा हैं। के इलेक्ट्रिक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली के शोबों का औसतन टेक्निकल एंड कमर्शियल नुकसान 29.7% तक बढ़ गया है, जो इस खित्ते के दीगर ममालिक में सबसे ज़्यादा है। ये नुकसानात श्रीलंका में 10%, तुर्की में 14%, बांग्लादेश में 21% और भारत में 23% हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली की तरसील और तकसीम के नुकसानात में कमी और बिलों की बरवक्त रिकवरी से सालाना 1 अरब 70 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 300 अरब रुपए सालाना की बचत हो सकती है। पाकिस्तान में पिछले 15 साल में बिजली की पैदावारी लागत में 148% इजाफा हुआ। हुकूमत को इस साल 1045 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट देनी होगी, जिसमें 528 अरब रुपए सरकारी IPPs, 191 अरब रुपए CPEC के तवानाई मंसूबों और 134 अरब रुपए 1994 और 2002 के मुआहिदों वाले निजी IPPs को कैपेसिटी पेमेंट करना होगी। पावर डिवीजन को कोई पता नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं या उनके सामने हो क्या रहा है। उनकी मैनेजमेंट बहुत वीक है। इशू सारा का सारा जो है वो पावर सेक्टर की गवर्नेंस का है, उसे हम खुद सस्टेन कर रहे हैं। जो रोग एंटिटीज हैं वो एट विल अपना काम दिखा रही हैं। लॉसेस जो हैं वो गवर्नमेंट ने खुद रेगुलेटर से जो है वो बढ़वा लिए में। सर्कुलर डेट ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। लैक ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपकी कैपेसिटी जो है बढ़ती चली जा रही है, डिमांड है नहीं। या तो आप अपना इंडक्शन कम करें या कंजम्पशन बढ़ाएं। सोचने की बात तो ये भी है कि हुकूमत को K3 और K4 के सरकारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सालाना 125 अरब रुपए तक की कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है। वज़ीर आज़म इमरान खान की एनर्जी टीम की क़यादत है उमर अयूब के पास, उनकी मावनत करते हैं नदीम बाबर, और ये वाज़ेह हो चुका है कि ये टीम नाकाम हो गई है, फेल हो गई है। पाकिस्तान को, इनकी सरबराही में पाकिस्तान के पावर सेक्टर को
بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اسی لیے وزیر اعظم کہتے ہیں یہ پاکستان کے لیے عذاب ہے، اور وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو لے ڈوب رہا ہے۔ وہ لوگ جو اس صورتحال کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، یقیناً اس وقت راست کارروائی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب ہمارے اس پروگرام میں مسلسل شریک ہوتے رہے ہیں، ان مسائل کے حوالے سے ہم ان سے مسلسل پوچھتے رہے ہیں، اور مسلسل ان کا ایک ہی جواب رہا ہے، بس اب کچھ دنوں میں ٹھیک ہو رہا ہے، بس اب کچھ دنوں میں ٹھیک ہو رہا ہے، بس اب کچھ دنوں میں ٹھیک ہو رہا ہے۔ ٹھیک نہیں ہوا، پاکستان کی چولیں ہل گئیں۔ سرکولر ڈیٹ کی شرح الحمدللہ ہم لوگ اس پہ قابو پا رہے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 31 دسمبر 2020 تک اس کو تقریباً ہم لوگ ختم کر دیں، زیرو پہ آ جائیں۔ الحمدللہ یہ ہماری کمپنیز جو ہیں وہ بہتر پرفارم کرنی شروع کر رہی ہیں۔ پاور پرچیز اگریمنٹس جو ہیں وہ سابقہ حکومت نے وہ 10 سال میں کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے پیمنٹس کا۔ اس چیز کو بھی ابھی ہم لوگ نئے پاور پرچیز اگریمنٹس پہ انشاءاللہ ٹھیک کریں گے، اور جو پرانے تھے ان کو بھی ہم لوگ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہتر خبر ہوگی آپ کے پاس اور قوم کے پاس، بہتری کریں گے رب العزت۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز ہماری ٹیکنیکل ٹیم کی اور ہماری کمیٹی کی آن گوئنگ ہے، وہ آئی پی پیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسی کے اوپر ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کامران خان صاحب، یہ نیگوسیشن پروسیس اسی کی طرف ہم لوگ جانا چاہ رہے ہیں، اور ڈیپ روٹڈ ریفارمز ہم لوگ ابھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ انرجی سیکٹر کو بہتر سے بہتر تک لے کے جانا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم لوگ اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹس، ہم لوگ اس میں بہتری لا رہے ہیں کہ عوام پہ یہ بوجھ نہ ہو، اور یہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، آپ نے بلایا تو یہ بھی آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے، اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور کل وزیر اعظم عمران خان نے اور بہت بڑی کارروائی کرنی ہوگی، بہت بڑا ایکشن کرنا ہوگا، نہ جانے وہ کب ہوگا، اور یہ اچھے دن کبھی نہیں آئے جو عمر ایوب صاحب مسلسل ہمیں اس پروگرام کے ذریعے جس کی اطلاع ہے، مگر یہ ہوا نہیں ہے۔ پاکستان کے پاور سیکٹر، انرجی سیکٹر کی تباہ کن صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی مستند پینل تشکیل دیا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب محترم ڈاکٹر فیاض چودھری، ایکس ایم ڈی ہیں NTDC کے، نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی، اور لبز میں ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف انرجی کے، پاکستان کے انرجی ایکسپرٹ ہیں انڈسپیوٹڈ، اور ہمارے ساتھ ہیں محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، عمران خان وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے عذاب ہے، حفیظ شیخ کہتے ہیں یہ لے ڈوبے گا، دوسرے ماہرین کہتے ہیں یہ ناسور ہے۔ یہ 2 سال جو ہم 10 سال یا اس سے 12 سال پہلے اس سے جو چل رہا تھا، لیکن ہم اگر 2 سال پہ صرف فوکس کریں جو کہ عمران خان کی حکومت کے تھے، اس دوران ہم منتظر رہے کہ اس میں کچھ بہتری آئے، مگر اس میں یہ صحیح ہے نا کہ تباہی بڑھتی جا رہی ہے۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ پاور سیکٹر آج سے نہیں بہت سالوں سے مشکل حالات میں ہے۔ پہلے ہم نے اس سیکٹر میں پروفیشنل کام کبھی بھی نہیں کیا، پچھلے کم از کم 20 سال سے تو نہیں کیا، کیونکہ پہلے ہم ڈیفیسٹ میں چلے گئے، پھر اب ہم سرپلس میں چلے گئے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کوئی اپنا طریقہ بدلا اس کو ٹھیک کرنے کا؟ وہ تو نہیں بدلا۔ یہ باتیں کہ یہ پاور سیکٹر میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا، کتنی مشکل ہوگی، آپ کو 25 مئی ڈان کی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تو 24 کو ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور ایٹ دیٹ ٹائم، سبھی لوگ شامل تھے ساری ڈسکورس سے، تو میں نے کچھ وہاں سٹیٹمنٹس دی تھیں جو نیچرلی اس وقت کی حکومت کے مطابق وہ شاید بھلی نہ لگی ہوں، لیکن وارننگ سگنلز یہ آپ پی ایم ایل اے حکومت کی بات کر رہے ہیں، یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس سال کی بات کر رہے ہیں؟ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں۔ 24 مئی کو ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں بتایا گیا، 25 کو اخبار میں وہ سب باتیں آئیں، اور یہ سب چیزیں اس وقت بھی واضح کر دی گئی تھی کہ یہ آپ مشکل میں آئیں گے، لیکن جو وارننگ سگنل دیا جاتا ہے وہ ایک پروفیشنل جب دیتا ہے تو پولیٹیکل گورنمنٹ یا اس وقت کی جو بھی بیوروکریسی ہوتی ہے وہ اس کو شاید اپنے خلاف ایک سٹیٹمنٹ سمجھتی ہے، اور یہی ہمارا المیہ رہا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے اداروں کو انڈیپینڈنٹ نہیں کیا۔ بالکل یہ آپ نے پس منظر دے دیا
یہ بیک گراؤنڈ دے دیا. اب ایک ایک دن قیمتی ہے, ہر روز اس میں ہمیں اربوں روپوں کا نقصان ہو رہا ہے. فوری طور پہ یہ بلیڈنگ روکنی ہوگی نا, کیونکہ 2 سال تو اس حکومت کے بھی ضائع ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بہت غلط ضائع ہوا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے 5-4 مہینے میں ایک پراپر ٹیم تشکیل دی جاتی اور اس کو پراپر پرفارمنس انڈیسز کے مطابق ان کو ٹارگٹ دیے جاتے کہ آپ نے ہمیں یہ سفارشات دینی ہے, آپ کا کون سا قدم, کون سی پالیسی کتنا ہمارا سرکولر ڈیٹ کم کرے گی, اور اس پہ اگر وہ 6 مہینے میں ڈیلیور نہیں کرتے تو وہ ٹیم کو فارغ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, ہم صرف اچھی باتیں کرنے کے قائل ہیں. جو وارننگ صحیح بات ہوتی ہے اس کو ہم ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. تو ابھی ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ سفارشات, یہ میں اپنے طور پہ لمز انرجی انسٹیٹیوٹ کے اعتبار سے بھی یا ایز این انڈیویجول میں یہ اس کیپیسٹی میں یہ دیتا رہا ہوں کہ بھئی آپ اب جو ہمارا ڈیٹ سروسنگ کا جو پیریڈ ہے وہ اس کو 10 سال جو ہم نے اپ فرنٹ ٹیرف کے تحت ہمیں دینا ہوتا ہے اس کو سٹیگر کر دیں, اس کو 15 سال لے جائیں, 20 سال لے جائیں. بہت سارے پاور پلانٹ تو گورنمنٹ کے اپنے ہیں, جو ہمارے RLNG کے پنجاب میں یا فیڈرل کے ہیں یا آپ کے پلانٹ جو نیوکلیر کے ہیں, تو 2-1 روپے کا تو وہیں سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے, 2 سے 3 روپے کا آپ کے ٹیرف میں. اور جو چیزیں ہیں کہ آپ نے جو 10 ہماری ڈسکوز ہیں وہاں جو گورننس کے ایشوز ہیں, جب آپ سینٹرلی اس کو ایک جگہ سے کنٹرول کریں گے, آپ نے وہ کنٹرول کا طریقہ نہیں بدلا. ابھی بھی یہ منسٹری آف انرجی بن گئی ہے, سارا ریموٹ کنٹرول, تو کیسے تبدیل ہوگا یہ کام جب تک آپ نے ڈاکٹر صاحب اتنی, جیسے آپ نے ڈسکوز کی بات کی کہ وہ وہیں سے منسٹری آف پیٹرولیم, منسٹری آف یہ جو انرجی ہے یہ وہیں سے اس کو چلا رہی ہے. 2 سال میں ڈاکٹر صاحب انہوں نے بورڈ نہیں بدلا, اس کے نئے ڈائریکٹرز اس میں انٹروڈیوس نہیں کرے, باقی تو کیا کریں گے. محمد سہیل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جب عمران خان اور یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی تباہی ہے اور یہ معاشی بقا کا سوال ہے, آخر یہ جو بات کر رہے ہیں یہ نمبرز اس کی گواہی دے رہے ہیں نا, اس پہ ایک دن کی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرنی چاہیے. کامران بھائی, شاید نمبر جتنا وہ عذاب کا تباہی کی بات کر رہے ہیں, نمبر اس سے زیادہ خطرناک ہیں. آج سے 7-8 سال پہلے جب پیپلز پارٹی کے زمانے میں 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, تو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے تو پاکستان کی GDP 3% مزید بڑھ سکتی ہے جتنا پوٹینشیل ہے. اب سلسلہ الٹا ہو گیا ہے. اب بجلی ہونے کے باوجود ایسے حالات ہو گئے ہیں اس انرجی کرائسس کی وجہ سے کہ ہمیں لگتا ہے کہ 2% کے قریب جو GDP کم ہو رہی ہے اس میں یہ مس مینجمنٹ کا انرجی سیکٹر کا رول ہے. اور جس طرح آپ کو میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ کچھ نہ کرنے کی وجہ سے صرف مہینے کے 20 ارب روپے تو سرکولر ڈیٹ پہ یہ انٹرسٹ دے رہے ہیں. اب یہ ایک ایسا عذاب ہے جس میں کچھ نہ کرنا سب سے بڑا عذاب ہے. تو یہ ان ایکشن جو ہے انرجی منسٹری کا, اس سے بڑا عذاب کوئی ہوگا نہیں. اس لیے میرے خیال میں ایک وار فوٹنگ پر اس پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جو IPP کی رپورٹ بنائی گئی ہے اس کے تناظر میں میرے خیال میں میکسیمم یہ 3 سے 6 مہینے میں IPP کے مسئلے مسائل کو بشمول 2000 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح میرے دوست نے بھی بتایا کہ سب سے امپورٹنٹ ضرورت ہے کہ جو ڈسکوز ہیں اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا 10-15 سال پہلے جو کہ الیکٹرک کی حالت تھی ابھی حالت ہے. تو یہ 2 اقدامات اگر ہم نہیں کریں گے تو جتنی بھی پرائم منسٹر اور حفیظ شیخ صاحب محنت کر لیں GDP گروتھ آپ کی نہیں بڑھ سکتی. اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم فوکس بار بار تو IPPs کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر چوہدری صاحب, لیکن 70% تو یہ پاور جنریشن پاور سیکٹر تو حکومت کا اپنا ہے. حکومت اپنے سیکٹر میں اپنے جس پر اس کی گرفت ہے, جو اس کی اتھارٹی میں کام کرتا ہے, اس کی تباہی تو شاید پرائیویٹ جو پاور سیکٹر ہے اس سے بھی زیادہ ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم نے جو جتنے بھی نئے پلانٹ لگائے ہیں یا جب بھی ہم نیوکلیر لگا رہے ہیں, ہم نے ان کا جو IPP موڈ میں اس کو جا کے لگایا. حکومت کا اپنا یہ پبلک سیکٹر کے پروجیکٹ ہیں جو کہ IPP موڈ میں لگے ہیں.
तो ये 17% जो IRR है या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, ये गवर्नमेंट खुद अपना इनकम बढ़ाने के लिए और ये कस्टमर पे इम्पैक्ट, हम यहाँ से अपने घर से क्यों नहीं शुरू करते? हम जब किसी और को कह रहे हैं, बिजनेसमैन को कह रहे हैं कि आप तुम अपने घर से क्यों नहीं शुरू करते? हम इसका 10% कर दें, या अपने जो हमारी 10 साल का अपफ्रंट जो हमने इसकी डेट सर्विसिंग पीरियड है, हम उसी को बढ़ा के 15 या 20 कर दें, ताकि हमारी जो एनर्जी कास्ट है वो कम हो जाए। अच्छा, वो जो डिस्को एक पोर्शन है, अगेन हमने दो चीज़ों को, जहाँ सोर पॉइंट्स है, हम IPP को ज़्यादा उछाल देते हैं और डिस्कोस को ज़्यादा उछाल देते हैं। लेकिन बुनियादी मसला यह है कि सही टीम का ना होना है। दूसरा मसला, जब वो सही टीम नहीं होती तो उसकी प्रायोरिटी ठीक नहीं होती। इसीलिए हम कभी डिस्को के पीछे भागते हैं और कभी IPP के पीछे भागते हैं। तो जो असल मसाइल हैं वो प्लानिंग के लेवल पे गलती हो जाती है। जैसे मैंने अभी 2017 की बात की, वो प्लानिंग के लेवल पे एक गलती हुई, उसको बुलडोज किया गया, 95 अरब रुपया एक साल का नुकसान है उस प्लांट का जो नहीं लगना चाहिए था। अब हम कहेंगे सर्कुलर डेट में चला जाएगा ये। तो बात यह है कि हमें पहले टीम को दुरुस्त करना है और उसके आप कह लें कि एक बोर्ड बना दें, टीम की 10 मिनिस्टर्स बैठ जाए। टीम की नाअहली तो आया है डॉक्टर साहब, टीम की नाअहली तो आया है, न जाने कब प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेंगे। सुहेल साहब ये बताइएगा कि हमेशा पाकिस्तान में, अब से पहले चंद साल पहले तक तो मसला रहा है बिजली की किल्लत, अब पाकिस्तान का मसला है, ये कितने अफसोस और क्या अलमिया है कि पाकिस्तान में बिजली की कसरत ये हमें अब खा रही है। देखिए कामरान साहब, ये पाकिस्तान में नहीं, कई मुल्कों में ये मिस प्लानिंग हो जाती है। बल्कि आपको याद होगा 1990 की दिहाई में भी यही हुआ था कि जब हपको और कैपको और दूसरे IPPs आए थे, तो 98-99 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो भी यही था कि हमारी प्लानिंग आउट हो गई थी, तो डिमांड कम हो गई थी, सप्लाई ज़्यादा हो गई थी। तो देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दूसरे फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमी अप एंड डाउन होती है, तो इस तरह का मिसमैच ज़रूर आएगा। क्योंकि 40% जो बिजली की पैदावार बढ़ाई गई है वो उस असम्पशन के साथ बढ़ाई गई थी कि हम 5% की GDP से बढ़ेंगे, बट चूंकि हमारी GDP बिल्कुल 1% के करीब हो गई, तो ये 3-4 साल आपने बिल्कुल सही कहा हमारे लिए ओवर सप्लाई है। मगर अभी इशू ओवर सप्लाई के साथ साथ कामरान भाई ये इनएफिशिएंसी का है। 40% T&D लॉसेस और कलेक्शन में हम जा रहे हैं। जो 18 रुपए आपसे चार्ज हो रहे हैं, हमसे चार्ज हो रहे हैं, उसका 35 से 40% इनएफिशिएंसीज है। इसका हमारी ओवर सप्लाई से क्या ताल्लुक, इसका IPPs के मुआहदों से क्या ताल्लुक है? ये तो हमारे इंटरनल मसला है। और जिस तरह जो हैंडल किया जा रहा है चीज़ों को, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं कर, अगर ये पहले दिन प्रिंट करके पैसा सर्कुलर डेट रिजॉल्व कर देते, IMF भी आपके साथ था, एक साल फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता, तो आज 2 साल में जो 2000 अरब पे सालाना 10 से 12% इंटरेस्ट है वो 500 अरब रुपए बनता है। तो वो 500 अरब रुपए तो बन जाता है। मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है, IMF से एक नया एग्रीमेंट हो रहा है, उसमें हुकूमत चाहे तो एक परमिशन लेके वन टाइम या तो मनी प्रिंटिंग कर सकती है या वन टाइम अपना पब्लिक डेट बढ़ाकर ये मसले को हर दफ़ा के लिए रिजॉल्व कर दे सकती है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मसला इनएफिशिएंसीज का है रादर देन ओवर सप्लाई का। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। डॉक्टर फैज़ चौधरी, जनाब मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, एक और तबाही सिसक रही थी पाकिस्तान इंटरनेशनल PIA, लेकिन अब दम तोड़ती नज़र आ रही है। PIA के फेक फ्लाइंग लाइसेंसेस का जो हमने कज़िया छेड़ा पार्लियामेंट में, पूरी दुनिया में गया, इसने इसके कफन में आखिरी कील ठोक दी है। कहते हुए ये अफसोस हो रहा है, अब इमरान खान को चाहिए कि या तो फातिहा पढ़ दे PIA की या नया जन्म दे। ये वो ऑर्गेनाइजेशन पिछले 10 साल में, माफ कीजिएगा 11 साल में 10 CEOs खा लिए, काम नहीं करने देते। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हम इंतहाई अफसोस के साथ ऐलान कर रहे हैं कि सिसकती, सुकड़ती और लागर और इंतहाई बीमार पाकिस्तान इंटरनेशनल PIA अब आखिरी सांस ले रही है। यकीनन इसकी वजह तो
माली मामलात भी हैं और हालिया दिनों में होने वाली डेवलपमेंट्स भी। अब से चंद रोज़ पहले तक PIA कर्जे और वाजबात के 450 अरब के बोझ में दबी हुई थी। हर महीने 6 अरब इस एयरलाइन को नुकसान हो रहा था। किसी सूरत से भी ये कमर्शली वायबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, मगर रही सही कसर चंद रोज़ पहले पूरी हो गई जब हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा ऐलान किया कि इसके सैकड़ों पायलट्स दरअसल जाली फ्लाइंग लाइसेंस पे जहाज़ उड़ा रहे हैं और इसने तबाही फेर दी। और कहा जा रहा है कि शायद इसने PIA के कफन में आखिरी कील ठोक दी है और इसके असरात नुमायां हैं। इससे पहले भी PIA की हालत तबाहकुन थी। ये वो एयरलाइन है जो पिछले 10 सालों में 11 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स निगल चुकी है। यहाँ की यूनियंस किसी को चलने नहीं देती, किसी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, चाहे वो जनरल मुशर्रफ के इंतहाई चुनिंदा लोग हों, चाहे नवाज शरीफ के और चाहे मौजूदा हुकूमत के। और इसी वजह से पिछले 10 साल में 11 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या तो यूनियंस के इस दबाव का शिकार हो गए या अदालती अहकामात की वजह से उन्हें घर जाना पड़ा। ये कैफियत मुसलसल जारी है और इसीलिए शायद वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अब चॉइस ज़्यादा है नहीं, या तो वो PIA पे फातिहा पढ़ लें या इसे अब एक मुकम्मल तौर पे नया जन्म दे। शायद इसीलिए कल कौमी असम्बली में उन्होंने PIA की नोहा ख्वानी की। ये वो एयरलाइन थी जो दुनिया की, हमारी जिंदगी में दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। फख्र होता था PIA में जाके। तो ये ऐसे नहीं पहुंची इधर, इसके अंदर 10 चीफ एग्जीक्यूटिव 11 सालों में PIA के हटाए गए हैं। PIA के अंदर से केसेस करके उनको हटाया गया। अभी जो हमारे चेयरमैन है इस वक्त PIA के, 5 महीने इन्होंने केस करके उनको घर बैठा दिया जब तो फाइनली केस जीता गया। यानी मैं सिंपली बात करता हूँ, कौन सा दुनिया का इदारा चल सकता है जिधर 11 सालों में 10 उनके हेड्स बदल जाएं? कहते PIA की रिपोर्ट दबा दो। आपको पता हो रिपोर्ट में फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, खून तो मेरे हाथों पे है। तो ये पूरे माफियाज बैठे हैं। मैं आज अपनी कौम के सामने कह रहा हूँ कि जब तक हम अब ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की नागुज़ीर हो चुकी हैं। पिछले 10 सालों में PIA पे क्या गुजरी और आज हम हम समझ रहे हैं, हम नोहा हैं कि ये अपने ख़िताम को पहुंच गई है, लेकिन दरअसल ये अपने ख़िताम को पिछले 10 साल में कई बार पहुंची। पिछले 10 बरसों में PIA में 11 सरबराहान तब्दील हो चुके हैं। फरवरी 2011 में PIA के MD कैप्टन एजाज हारून को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि PIA मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाजन 250 परवाजें मंसूख करा दी थीं। इनके बाद आने वाले कैप्टन नदीम यूसुफजई भी कुल 13 माह ओहदे पर रह सके थे। सुप्रीम कोर्ट के डेपुटेशन के खिलाफ फैसले ने इनकी रुखसती में अहम किरदार अदा किया था। फिर मार्च 2012 में एयर चीफ मार्शल राव कमर सुलेमान ने PIA के सरबराह का चार्ज संभाला, लेकिन 6 माह बाद एन हज ऑपरेशन के आगाज के दिन उन्होंने अलालत के बाइस इस्तीफा दे दिया था। सितंबर 2012 में कैप्टन जुनेद यूनुस को कायम मकाम MD PIA मुकर्रर किया गया। जुलाई 2013 में असलम खालिक को PIA का सरबराह बनाया गया, मगर मुबैना खिलाफ ज़ाब्ता तकर्री पर असलम खालिक ने 3 हफ्ते बाद ही इस्तीफा दे दिया था। इनके बाद शाहनवाज रहमान को उनकी रिटायरमेंट से महज 11 माह कबल PIA का सरबराह बनाया गया। काफ़ी अरसे PIA मुस्तकिल सरबराह से महरूम रही, जिसके बाद अक्टूबर 2014 में मारूफ सनतकार और बिजनेसमैन नासिर जाफर को PIA का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, लेकिन PIA के स्टाफ और वर्कर्स यूनियन ने इन्हें टिकने नहीं दिया। 7 दिन तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहने से 750 के करीब परवाजें मंसूख हुई थीं और अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जिसके बाद 2 फरवरी 2016 को साबिक चेयरमैन PIA नासिर जाफर ने हमारे प्रोग्राम में इस्तीफे का ऐलान किया था। मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन रहूं। मैंने आज ही इस्तीफा दे दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को। इस माफ़ करना, ये बड़ा इमोशनल वक्त है। नासिर जाफर के इस्तीफे के बाद सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन इरफान इलाही को PIA के चेयरमैन का इजाफी चार्ज दिया गया था। मई 2016 में मारूफ बिजनेसमैन मरहूम आजम सहगल PIA के चेयरमैन मुकर्रर किए गए, लेकिन सानिया हवेलियाँ के पस मंज़र में सिर्फ 6 माह बाद दिसंबर 2016 में आजम सहगल ने इस्तीफा दे दिया था। इनके बाद PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर मुशर्रफ रसूल और एयर मार्शल अरशद महमूद मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा।
ताहम अरशद महमूद मलिक को इस साल 21 जनवरी को ओहदे से हटाने के बाद 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ही बहाल कर दिया था। आफत आ गई, PIA का प्लेन क्रैश हो गया कराची में और उसके बाद तहकीकात, और तहकीकात के बाद सारी दुनिया को ये सनसनीखेज इंकशाफ के पाकिस्तान इंटरनेशनल के 250 से ज़ायद पायलट दरअसल जाली फ्लाइंग लाइसेंसेस रखते थे। और उसके बाद तो पूरी दुनिया में इस वक्त एक अफरा तफरी का आलम है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल की फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं, इंग्लैंड ने, यूरोप ने, बरतानिया ने ये बंद कर दी है। वियतनाम से हमारे पायलट्स को, टेक्निकल स्टाफ को नोटिस जारी हो गए। मुत्तहिदा अरब इमारात से हमारे और कुवैत से हमारे स्टाफ को नोटिस जारी हो गए हैं और हर जगह PIA का नातका बंद किया जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब इमरान खान के पास चॉइस ये है कि फातिहा पढ़े PIA की, या इसको नया जन्म दे, या इसके अलावा कोई और चॉइस भी है। ये अब पूछेंगे PIA के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं जनाब आरिफ अली खान अब्बासी, और हमारे साथ पाकिस्तान के मुमताज़ और माहिर माशियात इस हुकूमत के साथ मुंसलिक भी हैं डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ अब्बासी साहब, आप बताइएगा, आपने बहुत तवील अरसे तक PIA की खिदमत भी की, आप इस एयरलाइन को इन एंड आउट जानते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वक्त है कि आज इमरान खान या तो इसकी फातिहा पढ़ के इसको बिल्कुल बंद कर दे, या असर नौ इसको एक नया जन्म दे, इसके अलावा क्या कोई चॉइस है? देखिए, अपना इसके अंदर प्रॉब्लम जो है ये इतना तवील नहीं जितना इसको बना दिया गया था। एक तो ये है कि जिस तरह दूसरे इदारों को अब्यूज़ किया गया है उसी तरह PIA को भी अब्यूज़ किया है। मगर एक चीज़ वो भूल गए हैं कि पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं कि ये असेंशियल सर्विस है, ये असेंशियल सर्विस है, और इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी ये एक आर्म बन जाता है आपके अपने आर्म फोर्सेस का। मगर आई डोंट नो अगर इसके बारे में किसी को पता हो। बहरहाल इसके जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सबको तो अब्यूज कर दिया गया है। इसके सो मच सो कि इसके मुझे एक दफ़ा 3-4 सेनेटर्स आए थे, वो कह रहे थे कि हमने कॉस्ट कटिंग कर दी। मैंने कहा वो कैसे किया आपने साहब? तो कहने लगे कि देखिए हमने न्यूयॉर्क बंद कर दिया, हमने ये बंद कर दिया, हमने वो। मैंने कहा साहब ये तो सबसे बड़ा गुनाह है कि आपने सब कुछ बंद कर दिया, और जब आप ये करेंगे तो एक दिन एयरलाइन डिसअपीयर हो जाएगी, या जो भी इदारा है वो कब तक श्रिंक करेगा, श्रिंक करते करते वो गायब हो जाएगा। और ये तरीका नहीं है एयरलाइन को ठीक करने का। इसके इंस्टीट्यूशंस बहुत लेकिन भाई साहब, अब ये इस पूरे दौर से, अब हम इस पूरे दौर से गुजर के आज इस जगह पे खड़े हैं जहां हम खड़े हैं, हम फ्लाई नहीं कर सकते दुनिया में ऑलमोस्ट किसी जगह पे भी, या बहुत ही कम जगह पे हम जा सकते हैं। हम लोग मार्क्ड हो चुके, तो अब हम करें क्या? और ये 10 साल में 11 चीफ एग्जीक्यूटिव हमने आजमा लिए, हमने चौधरी अहमद सईद आजमा लिए, हमने आजम सहगल आजमा लिए, नासिर जाफर कर लिए, तारिक किरमानी कर लिए, सब कुछ हमने कर लिया। यूनियन किसी को चलने नहीं देती। तो आखिर अब ये तो, और 450 अरब रुपए के लॉसेस खड़े हुए हैं, तो क्या करें? ये एक जमाने में यही हुआ था। मेरा एक दौर था, 3-4 दौर थे, मगर एक दौर के अंदर मुझसे कहा गया था कि आपको ग्रांट चाहिए। मैंने कहा साहब जिसे ग्रांट मैंने ले लिया तो फिर आप किसी और को बिठा दें, इसके अंदर क्या मुश्किल काम है? ग्रांट ले। ये जो एयरलाइन है इसके ये बहुत स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जितना आपको मैंने इनहेरिट किया था आपका ओवरड्राफ्ट, वो 50% कम हो गया है। अब थोड़े दिन में वो भी गायब हो जाएगा। मगर इसके अंदर डिसिप्लिन आना है, इसके अंदर ये चीजें करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक तो आपकी जो यूनियन है वो एक बन गई है, एक तरह की पॉलिटिकल लोगों की यूनियन बन गई है। ये यूनियन तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक ही थी PIA की, और वो हमारी मैनेजमेंट से ज्यादा स्ट्रांग थी, और वो तुफैल अब्बास की थी। उसको कहते थे एयरलाइन, क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ, और वो 18 साल चली एयरवेज यूनियन, 18 साल चली साहब। और उसने जितने डिसीजन लिए वो A1 लिए, मगर वो क्योंकि वो सिर्फ एयरलाइन की बेहतरी के बारे में सोचते थे,
मुझे पता है उसने कितनी दफा उसने कहा था कि ये डॉक्टर सलमान शाह साहब आप बताइएगा, डॉक्टर सलमान साहब आप बताइएगा, आप एडवाइस भी करते हैं गवर्नमेंट को, अगर आपसे पूछा जाए ये आज सिचुएशन खड़ी है, अब्बास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि बंद करना शायद ऑप्शन नहीं है क्योंकि एसेंशियल सर्विस है, लेकिन एसेंशियल सर्विस तो है मगर ये चलेगी नहीं तो किस बात की एसेंशियल सर्विस है? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये एक इनसॉल्वेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अब तो हम कहीं फ्लाई भी नहीं कर सकते हैं, और फिर ये मैनेजरियल केओस जो है ये तो पहले ही इसने इसको लिटा दिया है, अब करें तो क्या करें? एक बात तो बड़ी अच्छी की है आरिफ अब्बासी साहब ने कि एसेंशियल सर्विसेज का मतलब ये है कि आपके पास, गवर्नमेंट के पास बेशुमार पावर है इसको ठीक करने के लिए, और पहले भी एक दफ़ा हमने इसको ठीक किया था। आपको डेड वुड निकालनी पड़ेगी, उनको वीड आउट करना पड़ेगा, और ये मैं तो अगर होता तो मैं खुद इसको ग्राउंड करता है रादर देन कि यूरोपियन यूनियन ने ग्राउंड किया। अगर ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद हमें खुद भी ये ग्राउंड कर देना चाहिए था। उसके बाद अब इसकी वीडिंग आउट बहुत ज़रूरी है। ये जब प्रेसिडेंट जो थे गोल्डन हैंडशेक से फारग कर दिए गए थे, उसके बाद पूरा जो इंजीनियरिंग का जो अदारा था उसको रिवैम्प किया गया था, और उसमें भी बड़ी मेजर जो थी इन्वेंट्रीज ली गई थी, और लेकिन अब क्या करें शाह साहब, अब क्या करें? पहले तो सही है भाई साहब ने किया, आपने बताया, आप जब थे उस वक्त भी हुआ, लेकिन अब बताएं अब क्या करें सर, फौरी तौर पे क्या करें? आई थिंक कि ये सारे फ्री लोडर्स जो हैं इनको फारग करना पड़ेगा, एसेंशियल सर्विसेज के तहत इसको चलाएं आप। जो लोग ओवर स्टाफिंग है उसको ख़त्म करें, और PIA की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको नीचे लेके आए। इस वक्त तो फ्यूल कॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा होती थी, $100 पे भी इसने प्रॉफिटेबिलिटी दी हुई है, और अब तो $40 पे फ्यूल भी आया हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये सीट फैक्टर इसका एक होता है, उसको आपने उस वक्त हम तकरीबन 80% के करीब ले गए थे, और इसको दोबारा से वहाँ से लाना पड़ेगा। इसकी जो सर्विस का मयार है इसको बेहतर करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में इस वक्त जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं PIA करते हैं एयर मार्शल अरशद मलिक जो हैं, उनको टास्क दिया जाए कि इसको रिवाइव किया जाए। ये कर सकते हैं, और ये सारी ये यूनियंस भी चलती रहे शाह साहब, ये यूनियंस भी चलती रहे डॉक्टर साहब, और ये जो कि 10 साल में 11 चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज हो चुके हैं, तब तो उंगली पे गिन रहे हैं एयर मार्शल अरशद मलिक की। वैसे भी यूनियन उनको कोर्ट में ले जाके उनको कई महीने तो उन्होंने घर पे बिठाई दिया था ना। नहीं, एसेंशियल सर्विसेज के तहत आप इन यूनियंस को फारग करें। आई थिंक के टाइम आ गया कि इनको फारग करें, क्योंकि ये वेलफेयर की नहीं है यूनियंस, ये तो सियासत में उलझ चुकी हैं, और PIA को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो आपको ये सारा कुछ निकाल के प्योरली प्रोफेशनल बेसिस पे इसको चलाना पड़ेगा, और इसमें कोई किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं होगी। तो फारशी जो हैं उनको भी बाहर निकालें, जो भी डिग्रीज वाले हैं उनको भी फारग करें। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सलमान शाह जनाब आरिफ अली खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कोरोना को पाकिस्तान की आमद। 4 माह हो गए हैं, 4 माह पहले बहुत बुरी हालात थे, बीच में बहुत ही बुरे हालात थे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में सिर्फ मर्ज के लिहाज से नहीं, हमारी तैयारियों के लिहाज से, हमारी दूसरी फैसिलिटीज़ के लिहाज से हालात बहुत बेहतर हैं। वो साबित करेंगे हम एक छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना का मरीज़ 26 फरवरी को पहला मरीज़ सामने आया था। 23 मार्च को पाकिस्तान में कोरोना से पहली हलाकत हुई थी, और इस तरह से कुल मिला के अब तकरीबन 4 माह हो गए हैं पाकिस्तान में कोरोना आमद को। 4 माह बाद अगर हम जायज़ा लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर लिहाज से सूरत हाल अब एक बार फिर काबू में आती नज़र आ रही है। इन 4 माह के बाद हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की अब जो इन्फेक्शन रेट है उसमें कमी आ रही है। मुसलसल हम इसका इजहार कर रहे हैं, देख रहे हैं। मरीज़ों की सेहतयाबी भी तकरीबन 1 लाख मरीज़ इससे सेहतयाब हो चुके हैं। गोया के आधे मरीज़ जिनको कि कोरोना की तशख़ीस हुई थी अब सेहतयाब हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से मुकाबले के लिए जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है उसके पास PPEs हैं, भरपूर अंदाज में PPEs मौजूद हैं, और इससे मुंसलिक जो हमें आलात चाहिए वो मौजूद हैं। और अब 4 माह बाद पाकिस्तान में बड़ी एक अचीवमेंट है कि हम वेंटिलेटर्स
लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम वेंटिलेटर्स बना रहे हैं। हस्पतालों में भी गुंजाइश की सूरत हाल आज बेहतर नज़र आती है। यकीनन ये बहुत कुशादा सूरत हाल नहीं है, तिब्बी आलात, दवाएँ वगैरह मौजूद हैं। और इस दौरान हमने कोरोना के लिए जो इदारा तश्कील दिया था, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ये तो एक कौमी असासा बन गया है, क्योंकि इसने ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे मामले को मैनेज किया, इस पर निगाह रखी है। इन 4 माह के दौरान कोरोना कहाँ से शुरू होकर अब कहाँ खड़ा है, इसका अहाता करते हैं। पाकिस्तान में 4 महीनों के दौरान कोरोना के 13,05,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए और 2,13,000 केसेस रिपोर्ट हुए। 4395 अफराद इंतकाल कर गए। अल्लाह का फजलो करम है कि इन्फेक्शन रेट 16% है और सेहतियाबी का तनासुब 47% से भी बढ़ चुका है। मुल्क में अब तक 1,08,000 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं। खुदा का करम है कि पाकिस्तान में अब भी शरमवाद 2% है। मार्च के आगाज तक पाकिस्तान की तमाम सरकारी और निजी लेबॉर्ट्रीज में रोजाना कोरोना के 150 से 400 टेस्ट तक की सलाहियत थी, जो 4 माह में 30,000 टेस्ट यौमिया से बढ़ चुकी है। 19 जून को पाकिस्तान में रिकॉर्ड 31,681 टेस्ट किए गए। 4 माह पहले तक पाकिस्तान में सैनिटाइजर गायब हो गया था, सर्जिकल मास्क तक मिलना मुश्किल हो गए थे, टेस्टिंग किट्स, N95 मास्क और PPEs तो बिल्कुल ही नायाब हो गई थीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान न सिर्फ उन तिब्बी ज़रूरतों में खुद कफील हो गया है, बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। इस वक्त हम मुकामी सतह पर वेंटिलेटर तक बनाने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। 4 माह के दौरान पाकिस्तान ने अपने सरकारी, प्राइवेट और फलाही अस्पतालों में कमी कोताहियों को दूर किया और आम बिस्तरों से लेकर ऑक्सीजन बेड्स, ICU और वेंटिलेटर्स की तादाद में नुमायां इजाफा किया। हज़ारों वेंटिलेटर्स का इजाफा हुआ। वेंटिलेटर्स बैरून मुल्क से दरामद किए, चीन ने भी अतिया किए। मई में कराची, लाहौर समेत मुल्क के बड़े शहरों के अस्पतालों पर दबाव बढ़ा था, लेकिन अब अल्लाह का करम है कि अस्पतालों में काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। कोरोना सूरत हाल में अल्हम्दुलिल्लाह पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी प्लाज्मा से इलाज में ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल हुई और कई दवाओं के मुस्बत नताइज सामने आए, जिनमें एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एक्टेम्ब्रा और डेक्सामेथासोन शामिल हैं। पूरी सूरत हाल पे माहिराना राय हासिल करते हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की नामवर इन्फेक्शस डिजीज़ की स्पेशलिस्ट डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। फरवरी के आखिर में, मार्च के शुरू में जब ये कोरोना फैलना शुरू हुआ, हमें लगता था कि हम पूरा मुल्क जो है हर लिहाज से एक अंधेरी गली में खड़े हुए हैं, इस मर्ज़ की मालूमात नहीं थी। और फिर ज़ाहिर है हमारी तैयारियाँ, हमारी इस लिहाज से इस मर्ज़ से निपटने का हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। 4 महीने बाद अब हम जिस जगह पे भी खड़े हैं, कम से कम हम पहले से और जो बीच में हम एक बहुत ही पीक की कैफियत में, मुश्किल कैफियत में से गुजर गए हैं। लगता यह है कि हम इसको समझ रहे हैं और अब हमारी मुकाबला करने की सलाहियत पहले से कहीं बेहतर हो रही है। कामरान, काश कि मैं ये इस बात पे मैं अग्री कर सकती। हकीकत ये कि अब तक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गो के टेस्ट अभी हो रहे हैं, लेकिन इतने नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। अगर बाज़ दिनों में उसकी शरह कम हो जाती है और बाज़ दिनों में बढ़ भी जाती है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है मुल्क में जिसकी वजह से ये बीमारी कम हुई हो। हाँ, कुछ तरफ से बेहतरी आई है, जैसे कि जैसे वेंटिलेटर्स आ गए ज़्यादा, जैसे हस्पताल ज़्यादा खुल गए, टेस्टिंग के सेंटर ज़्यादा खुल गए, लेकिन फिर भी जो लोग मानते नहीं है कि ये बीमारी। तो डॉक्टर साहब यही मैं अर्ज़ कर रहा था, डॉक्टर साहब मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि हम तैयारी के लिहाज से, अभी हम बीमारी की बात नहीं कर रहे, हम तैयारी के लिहाज से पहले से कहीं बेहतर है और इसमें बेहतरी हर रोज़ आती जा रही है। और हमारी कैपेसिटी वगैरह भी अभी उस जैसे बीच में एक कैफियत हो गई थी कि हम बिल्कुल एग्जॉस्ट कर रहे थे, वो भी काफ़ी रिलैक्स हो गई है ऑल ओवर द कंट्री। हमारे पास फीडबैक है, ऑब्वियसली चाहे टेस्टिंग कितनी हो, जितने भी हो, लेकिन जो सख्त मरीज़ होगा वो तो अस्पताल भागेगा और फिर अस्पतालों का प्रेशर जो है वो फिर शो कर देता है कि मर्ज़ की क्या हालत है। अल्लाह के फजल से अभी ज़ाहिर है कि बहुत ही आइडियल नहीं है, लेकिन बीच के मुकाबले में अब काफ़ी रिलैक्स हो रही है सिचुएशन और होती जा रही है। रिलैक्स हो रही है, लेकिन लोगों को अब तक समझ, जो अवाम है, आम लोग हैं, उनको अभी तक समझ नहीं आ रही है कि ये बीमारी एक से दूसरे कैसे पहुंचती है। जहां मैं देखती हूँ लोग आपस में ग्रुप से मिल रहे हैं, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, मास्क बगैर बैठे हैं, करीब से बैठे हैं, कोई डिस्टेंसेस नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, तो ये बीमारी एक से दूसरे तो चलेगी, कुछ वक्त के लिए ये थम जाएगी, क्योंकि टेस्ट अगर कम हो रहे हैं तो फिर वो कम आपको नज़र आएंगे। जैसे टेस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी तो ऐसे वो बीमारी भी बढ़ेगी।
تیاری ہماری تھوڑی سی بہتر ہے، یہ میں مان رہی ہوں، کیونکہ ہمارے ہسپتال میں، انڈس ہاسپٹل میں ہر جگہ کہیں پر وہ ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، کہیں شامیانے کے نیچے لوگ کھڑے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے. کووڈ یونٹس، تمام ہاسپٹلز کووڈ یونٹس بن گئے ابھی، اس لیے وہ جگہ بہتر ہو گئی ہے، لیکن مریضوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی ہے. آج کا میں بتاؤں، اچھا ایک اور بات میں بتاؤں کہ جو دوائیاں ذکر ہو رہی ہیں کہ وہ ابھی کامیاب ہو رہے ہیں، ان کے نام تو میں نہیں لوں گی، لیکن جو ان کے نام لوگوں کے کان تک پہنچتی ہے فلاں دوا سے شاید کوئی فرق پڑے، تو وہ جا کے بھر کے اپنے گھر لا کے رکھ لیتے ہیں، یا دوا فروش اپنے پاس اس کی سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں، اور اس کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر لیتے ہیں کہ لوگوں کے بس کے بالکل باہر ہے. تو یہ لوگوں کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ یہ دوائیاں جو لکھی گئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ 100% ان پر کارآمد ہوں. یہ دوائیاں پرسکرائب کرنے کے لیے صرف اور صرف ماہرین کو. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی بہت ہی ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ہم نے خود وینٹیلیٹرز ڈیولپ کیے ہیں اور اس کو ہم نے سائنٹیفکلی ایگزامن کرایا ہے، اور ہر لحاظ سے جو ہے یہ بہت ہی ایک بڑی بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے نا کہ ہم خود اب ماشاءاللہ وینٹیلیٹرز مینوفیکچر کر رہے ہیں. وینٹیلیٹر مینوفیکچر کرنا اچھی بات ہے، ایک بات ہے وہ، لیکن اس کے استعمال میں بہت ٹریننگ اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں انٹینسیوسٹ جو ماہر ہوتے ہیں یا اینستھیزیا کے ڈاکٹر جو ماہرین ہوتے ہیں وینٹیلیٹر چلانے میں، ان کی شدید کمی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ.